Hello, my dear eager learners, who you all? This is Hershey, your science educationist. Today we are doing chapter number 18, pollution of air and water, and this is gonna be the last chapter of your course book, right? So let's start with pollution. पॉल्यूशन क्या होता है? जो भी चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, अगर सब्सटेंसेस लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़, अगर ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल हैं वो अगर ज़्यादा हो जाती हैं, पानी में ज़्यादा हो गई, एयर में ज़्यादा हो गई, सॉइल में ज़्यादा हो गई, सो दीज आर कॉल्ड पॉल्यूशन. नॉइज़ भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है जो हमारे ईयर्स के लिए अनप्लेजेंट हो जाता है, सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, राइट. तो पॉल्यूशन मीन्स जो भी चीज़ें हार्मफुल हैं हमारे लिए, these are not good, so this comes under this category. So warm up is, think about the water you use every day. When you drink a glass of water, you use it is in liquid form. So we all know water कौन सी form में, liquid form में, और हम पानी पीते हैं और हमें पानी clean पीना चाहिए. So when you put ice in a drink, you are using it a solid form. वाटर जो है वो, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है. एंड व्हेन यू ब्रीथ यू आर यूजिंग वाटर along with the oxygen, nitrogen and other gases from the earth's surface. You inhale gaseous water with every breath you take. तो हम जब ब्रीथ करते हैं तो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी गैसेस हैं जिसको हम इनहेल करते हैं, तो उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, राइट. सो एज अ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, एयर इज ऑल्सो असेंशियल थिंग फॉर लाइफ. पानी के बिना वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. Without air, we cannot imagine our life, right? So haven't you had such experiences? What are difficulties you experience in such instances? Smoke gets mixed up. अब smoke क्या है वो हम देखेंगे. Smoke sort of a pollution जो कि air में हमें मिलता है. Within air, when litter burns, जब कूड़ा यानी garbage को जब हम burn करते हैं तब वो जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं. दिस कॉजेज अनईजीनेस टू अस, राइट. और हमें क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. सो व्हेन लिटर इज बर्न सर्टेन गैसेस, माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ charred remains and cinder gets mixed in the air. जो क्या क्या मिक्स हो जाता है, गैसेस. जब हम बर्न करते हैं तो क्या मिक्स हो जाती हैं, गैसेस मिक्स हो जाती हैं. जो पॉल्यूटेड जो गैसेस हमारे लिए हार्मफुल है, एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, वो गैसेस एमिट होती हैं एंड इट इज़ गेटिंग मिक्सड इन द एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर. इसके अलावा छोटे 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 पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी क्या सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं. और साथ साथ सेंडर्स मीन्स जलने के बाद जो आप ब्लैक कलर का वो देखते हैं ना, सॉलिड सा. कभी आप अगर कहीं आसपास कभी गार्बेज किसी ने बर्न किया हो तो आप देखेंगे कि आपके घर तक भी जो वो उड़कर आता है तो वो छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. सो इसको हम सेंडर्स बोलते हैं. सो ये सब क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं एयर में, राइट. और जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, राइट. इनहेलिंग दिस एयर विल कॉज अनईजीनेस. तो क्या होता है, सफोकेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है. सिमिलरली अदर कॉम्पोनेंट्स गेट्स मिक्स इन एयर एंड पॉल्यूट इट. इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन करती हैं. एयर एंड वाटर आर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. सो नो वन कैन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर. इन स्पाइट ऑफ नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज, मैन इज कंटिन्यूसली पॉल्यूटिंग देम. हमें मालूम है कि हम नहीं जी पाएंगे बिना एयर के, बिना वाटर के, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं. चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, किसी भी फॉर्म का पॉल्यूशन हो. इनफैक्ट सॉइल पॉल्यूशन भी आजकल एक अलग कंसेप्ट आ रहा है. इसमें सॉइल में क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं.
जो कि हार्मफुल है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. इफ यू गो टू अ पार्क, द एयर इज मच क्लीनर एंड देन द एयर वी ब्रीथ ऑन बिजी रोड्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और जब ट्रैफिक होता है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है व्हीकल से, और वो जब हम इनहेल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अनईजीनेस लगती है. ऑलमोस्ट ऑल सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द सिटी आर पॉल्यूटेड कंपैरेटिवली. अर्बन एरियाज़ के जो रूरल एरियाज़ हैं वो फिर भी बेटर हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. इसके अलावा बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है अर्बन एरिया में. कभी रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ब्रिजेस, एक्सप्रेसवेज, और नॉर्मल भी घर भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो वो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. दो तरीके की पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट विद एयर पॉल्यूशन. सो सिटीज कैन बी एक्साइटिंग बिकॉज दे आर सेंटर्स ऑफ बिजनेस, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट. तो इसी वजह से लोग रूरल एरिया से शिफ्ट होकर कहाँ आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं. Unfortunately, cities also have many cars, buses and trucks that burn fuel for energy. तो चलेंगे कैसे? चलने के लिए फ्यूल चाहिए, क्योंकि एनर्जी मिलेगी देन ओनली द व्हीकल्स वुड मूव. तो उसके लिए फ्यूल चाहिए, एंड वी नो दैट फ्यूल हमें कहाँ से मिलता है, चाहे पेट्रोलियम हो चाहे डीजल हो, राइट, और सीएनजी हो. सीएनजी क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में आता है, बट पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा ये सब पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल है. हमने पढ़ा है अपनी बुक में, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल्स जब भी बर्न होंगे वो हमेशा कार्बन रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. सो द ब्राउन haze you sometimes see from the exhaust of these vehicles. तो बहुत बार व्हीकल्स में आप देखते हो वो ब्राउन कलर का धुआं होता है अजीब सा. एयर पोल्यूशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल प्लांट्स होते हैं एंड हाइड्रो प्लांट्स होते हैं. सो थर्मल प्लांट्स में कोल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. एंड बर्निंग ट्रैश. सो डस्ट यानी कूड़ा बर्न करना. सो डस्ट फ्रॉम प्लॉट फील्ड्स. अब जब खेतों में प्लोइंग होती है, प्लोइंग के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो मिट्टी जो होती है वो उड़ती है. इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एज आई डिस्कस्ड विद यू, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड माइंस, जब माइंस को डिग किया जाता है, डिगिंग का कोई भी काम होगा तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ेगी. सो ये सब किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को इन्हांस कर रहे हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज ऐड पॉल्यूटेंट्स टू द एयर. पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो हार्मफुल है हमारे लिए वो पॉल्यूटेंट्स एयर में ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेडॉन. रेडॉन इज एन नेचुरली अकरिंग गैस गिवन ऑफ बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स से निकलती है. ये रेडॉन एक गैस है. दिस गैस कैन सीप इनटू बेसमेंट्स ऑफ होम्स बिल्ट ऑन दीज रॉक्स. इन रॉक्स के ऊपर जब घर बनाए जाते हैं तो ये रॉक्स से जो गैस निकलती है रेडॉन, ये क्या करती है, घर के नीचे बेसमेंट में क्या होती है, वहाँ एक्यूमुलेट होने लगती है, वहाँ इकट्ठी हो जाती है. सो एक्सपोजर टू रेडॉन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, राइट. सो रेडॉन लंग कैंसर तक कर सकती है. नेचुरल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड पार्टिकल्स एंड गैसेज एमिटेड इनटू द एयर फ्रॉम इरप्टिंग वॉल्केनोज एंड फायर्स. किसी भी तरीके की फायर हो वो पॉल्यूशन ज़रूर करेगी, पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करेगी. इसके अलावा जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉल्केनो इरप्शन होता है, तब भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत गैसेस निकलती हैं, वो भी पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करती हैं. नाउ थिंक अबाउट इट, आरंट वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द एयर. हमें अगर सोचना चाहिए कि क्या कौन बढ़ा रहा है पॉल्यूशन को, हम खुद पॉल्यूशन को इन्हांस कर रहे हैं. द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स इन आर सिटीज रिजल्ट इन लार्ज स्केल पॉल्यूशन ऑफ द ईयर. हर पर्सन के पास अपना इंडिविजुअल व्हीकल है, हर पर्सन अपनी इंडिविजुअल कार मेंटेन कर रहा है या फिर स्कूटर, बाइक, कुछ ना कुछ मेंटेन कर रहा है. अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 अपने अलग अलग व्हीकल से जाते हैं, राइट.
तो इसके सब्स्टिट्यूट है अगर हम कार पूलिंग कर ले। कार पूलिंग का मतलब एक जगह पर अगर ऑफिस में लोग जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन से अगर जा रहे हैं तो इंडिविजुअल व्हीकल ना लेकर हम एक कार पूल कर सकते हैं। इनफैक्ट वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा क्योंकि फ्यूल में सब अपना शेयर डालेंगे और साथ साथ एटमॉस्फेयर को भी हार्म नहीं होगा। सो ट्रैफिक ऑफिशियल्स यूज मास्क टू अवॉइड यूज सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द एयर। तो सॉलिड जो मास्क यूज किए जाते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? एयर तो हम ब्रीथ कर ही रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे अंदर ना जाए उसको अवॉइड करने के लिए हम मास्क पहनते हैं। राइट, फ्रॉम द एयर दे breathe, and if we can't control air pollution there will be a situation when we may not have fresh air to breathe। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और प्लांट्स को, ट्रीज को हम काट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो ये दिन बहुत जल्दी आ सकता है। सो आर देयर इंस्टेंसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी? व्हाट कैन यू डू टू चेक एयर पॉल्यूशन? प्लान एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटीज टू कीप द एयर इन स्कूल एंड सराउंडिंग्स फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स। सो अगर आपके घर के आसपास, आपके स्कूल के पास, आपकी सराउंडिंग्स में कभी आपको कोई दिखे कि कोई गार्बेज को बर्न कर रहा है, सो यू कैन स्टॉप देम। गार्बेज, कुछ भी चीज़ें अगर बर्न हो रही हैं ओपन एरिया में तो आप उनको मना कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ डोंट डू दिस। राइट, तो अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना और प्लांट करें। प्लांट्स को प्लांट करना बहुत ज़रूरी है। Reforestation, planting the new trees is very, very, very important for us and for coming generations as well. Sources of air pollution, क्या क्या sources हैं? पहला है natural sources। natural sources क्या होती हैं? टू ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड डस्ट स्टॉर्म्स, जो ये अब नेचुरल फिनोमेना है, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड। राइट, सो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं कहाँ? जहाँ पर डेजर्ट एरिया होता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मिट्टी, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, बट बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऑलरेडी एयर में मिक्स हो ही जाते हैं और वो एयर जब इधर उधर स्प्रेड होती है तो वो पॉल्यूट करती है। राइट, सो इन डेजर्ट एरिया स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है, सारे पेड़ जल जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? ये भी क्या है? पेड़ भी क्या है? एक तरह से इसमें कार्बन कंटेंट होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो ये सब क्या होता है? जलने के बाद जो स्मोक निकलता है वो सब कहाँ मिक्स हो जाएगा? श्योरली एयर में। पॉलन फ्लोटिंग इन द एयर, पॉलन ग्रेन्स जो हमने बात की थी, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी कैसे इधर से उधर पहुंचते हैं? वो एयर में मिक्स होकर इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, तो ये सब नेचुरल फिनोमेना है। इन नेचुरल चीज़ों में वी कांट हेल्प। राइट, वॉल्केनिक इरप्शन इज प्रोबेबली द मोस्ट लीथल नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है अगर वॉल्केनो इरप्ट होता है तो। राइट, सो दिस लीड टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ एश एंड टॉक्सिक फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज मैनमेड सोर्सेज। अब जो हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, सम मैनमेड सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, लेट्स सी व्हाट इज स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक दो वर्ड से मिलकर बना है, स्मोक एंड फॉग। राइट, स्मोक का SM और फॉग का OG, तो बन गया स्मोक। जो स्मोक है ऐसा एयर पोल्यूशन है जो कि अर्बन एरियाज में यानी सिटीज़ में ज़्यादा आपको मिलेगा और इसको हम स्मोक बोलते हैं और स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन होता है ये। मेजर सोर्सेज ऑफ स्मोक शोन इन द फिगर इंक्लूडिंग कार, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट। तो इस तरीके का जब डस्टी आपको दिखता है ना, आपको क्लीन चीज़ें नहीं दिखती। अभी जब पहले, आज से कितने साल पहले जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था तो स्काई एकदम क्लियर दिखता था, ब्लैक कलर का स्काई दिखता था। राइट, और दिन में ब्लूइश स्काई दिखता था, बट आजकल
रात को स्टार्स दिखते ही नहीं हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, क्योंकि इतना ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में मिक्स हो चुके हैं, एयर इतनी पॉल्यूट हो चुकी है कि अब स्काई भी अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता। बहुत सारी जगह तो रात में स्टार्स भी नहीं दिखते हैं, राइट। सो how smoke forms, so the hazy yellowish brown blanket of smoke that sometimes found in over cities, this is called photochemical smoke. so हमें क्या लगता है जब मेनली विंटर्स का टाइम आने वाला होता है, समर से हम ऑटम सीजन से जब हम विंटर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये ना वो आ गया है स्मोक, वो आ गया है, फॉग आ रहा है, बट ये फॉग नहीं होता, ये स्मोक होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो नीचे ही अर्थ के पास सेटल होने लगते हैं और हम ब्रीथ करते हैं, ये ऊपर नहीं जाते, उड़ नहीं पाते हैं, तो ये स्मोक बनाते हैं और इसको फोटोकेमिकल स्मोक बोला जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। सो सनलाइट के साथ भी रिएक्ट होकर ये स्मोक में कन्वर्ट होता है। सो पॉल्यूटेंट्स गेट इनटू द एयर व्हेन गैसोलाइन इज बर्न, गैसोलाइन मीन्स पेट्रोल। जो जब गैसोलाइन बर्न होते हैं तो पॉल्यूटेंट्स ऑफ कोर्स निकलते हैं, सो रिलीजिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड। सो पेट्रोल डीजल क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और जब ये फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स तो रिलीज होंगे ना एटमॉस्फेयर में। सो दीज कंपाउंड्स आर शोन इन द फिगर्स, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस अदर सब्सटेंसेस। और अब सनलाइट के साथ जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये रिएक्ट करते हैं और भी ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं और ओजोन बनती है। ओजोन इज प्रिवेंटिंग अस, ओजोन लेयर हमें प्रिवेंट करती है यूवी रेज को अर्थ पर लाने से, लेकिन फिर भी ओजोन जो है अगर अर्थ की सरफेस के पास है देन इट इज हार्मफुल फॉर अस, राइट। Ozone layer high in the atmosphere protects you from the sun's ultraviolet radiation. However, ozone's near Earth's surface is a major component of smoke. Smoke can damage sensitive tissues like plants or lungs. तो अब सोचो ये कितना ज़्यादा, ऑल्दो ओजोन इज़ गुड फॉर एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये थिक लेयर बना लेती है, थोड़ा सा डेंस लेयर हो जाता है तो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं अर्थ तक आ सकते, लेकिन ये बहुत ऊपर होता है एटमॉस्फेयर में, काफ़ी ऊपर। लेकिन इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होने से और जब वो सनलाइट में रिएक्ट करते हैं तो ओजोन अर्थ की सरफेस के पास फॉर्म होने लगता है और तब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। Now nature and smoke. Certain natural conditions contribute to smoggy air. वो क्या क्या natural conditions हैं जो smoggy air में contribute करते हैं? Cities do not have the serious smoke problems because their pollutants often are disappeared by winds. अगर थोड़ा बहुत है तो वो तो क्या होते हैं, हवा के साथ इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। इन अदर एरियाज लैंडफॉर्म्स एड टू स्मोक डेवलपमेंट। The mountains, for example, can prevent smoke from being carried away by the winds. The figure shows how the atmosphere also can influence the formation of smoke. So normally warmer air is found near the earth surface. अर्थ के पास आपको कैसी एयर मिलती है, वार्म एयर मिलती है। अब वार्म एयर क्या होती है, हमेशा, क्योंकि वार्म एयर लाइटर देन कोल्ड एयर, तो ये क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सो हाउएवर समटाइम्स वार्म एयर ट्रैप्स कूल एयर नियर द ग्राउंड। अब ये कूल एयर के साथ मिल गई, ये कूल एयर के साथ ट्रैप हो गई। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन एंड दिस रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू मिक्स मटीरियल causing pollutants to accumulate near earth surface. As I told you कि जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगता है तो हवा भी ठंडी होने लगती है, उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, लेकिन वार्म एयर की टेंडेंसी होती है क्योंकि वो हल्की होती है तो वो अर्थ से ऊपर की तरफ जाती है, राइट। ये देखो ये अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन और जाते जाते ये क्या होती है, ठंडी होती जाती है और कंडेंस होती जाती है और फिर क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। बट क्या होता है कि जब ये वार्म एयर नीचे ही, क्योंकि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कम होने लगता है तो क्या होगा, ये नीचे ही कूल एयर के साथ मिक्स हो जाती है और ये ऊपर जा ही नहीं पाती है, तो एयर के अंदर जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते।
इस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू स्मोक, राइट। नेक्स्ट इज पार्टिकुलेट पोल्यूशन। ये क्या होता है, एयर कंटेन्स सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स हमने अभी डिस्कस किए, जो डिफरेंट जैसे पॉलन ग्रेन्स हैं और वो छोटे छोटे सिंडर्स हैं और भी चीज़ें हैं जो पार्टिकल्स ऑलरेडी एयर में मिक्सड हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो वो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर की जो ड्रॉपलेट्स हैं, सो कॉल्ड पेट्रिकुलेट मैटर, राइट। ये आपस में मिक्स हो जाती है। सम पार्टिकल्स एंटर द एयर डायरेक्टली एंड आर देयरफॉर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और ये क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये पॉल्यूटेंट्स बने, सच एज स्मोक फ्रॉम फायर प्लेस। कहीं आग लगी हुई है तो वहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा धुआं उठता है और पानी भी डाला जाता है उस आग के ऊपर, तो वो स्मोक में कन्वर्ट होता है। तो soot in the bus exhaust, other particles such as liquid droplets can form from gases such as nitrogen and sulfur oxidizes. They combine with water in the air, right? Next topic is coarse and fine particulates. So coarse particulates matter is carried in the wind from dusty unpaved roads, construction sites and land that has been cleared. So ये सब mediums हम already discuss कर चुके हैं. So you can see coarse particulate matter easily when a lot of it is in the air. तो air clear नहीं होती है, air के अंदर आपको particles दिखने लगते हैं, right? But the individual size of each particle is only about 1/7 of the diameter of a human hair. हमारे hairs कितने हैं, 70 माइक्रोमीटर्स इनका ऑलमोस्ट साइज होता है। ये हमारे हेयर से भी पतले पार्टिकल्स होते हैं। जो ये पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ये हमारे ह्यूमन हेयर से भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो फाइन पार्टिकुलेट मैटर इज मच स्मॉलर देन कोर्स पार्टिकुलेट मैटर। ये कोर्स का मतलब होता है थोड़े मोटे पार्टिकल्स, राइट। सो ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ कोर्स पार्टिकुलेट्स, ये हमारे 1/4 साइज के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इस साइज के होते हैं। सो ओनली अबाउट 1/4 साइज ऑफ द कोर्स पार्टिकुलेट्स। सो फाइन पार्टिकुलेट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर फ्रॉम द फायर। इससे भी मतलब बहुत छोटे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, और वो इनहेल करते हैं तो अंदर चले जाते हैं। सो क्रक्स इज दिस कि जो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हेयर से भी बहुत छोटे होते हैं, और फिर जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स तक, हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं और हमें डिजीजेस हो जाती हैं। व्हीकल एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, particulate matter can damage plants and buildings and harm our lungs, right? तो ये buildings को भी डैमेज करती है, plants को भी डैमेज करती है, क्योंकि plants भी तो ब्रीथ करेंगे ना, तो वो उनको भी डैमेज कर रही है, प्लांट्स के पार्ट को डैमेज कर रही है, राइट। सो ये है आपके पिक्चर है कोर्स पार्टिकुलेट मैटर लाइक दिस हाउस डस्ट, छोटे 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 बहुत पतली एक डस्ट होती है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिलेगी, उसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे होंगे, लेकिन जो घर में डस्ट होती है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, रेंजेस फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर्स टू 10 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। और जैसे हमारा हेयर है वो 70 माइक्रोमीटर का होता है, राइट, उससे कितना कम है सोचो, 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर्स तक ही ये इतने छोटे होते हैं, और जिसकी वजह से ये हमारे अंदर पहुंच जाते हैं जब हम इनहेल करते हैं। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो चिल्ड्रन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो फ्यूल को हम बर्न करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो वुड हो, कोल हो, कुछ भी, जब ये बर्न किया जाता है, अगर वो प्रॉपर बर्न नहीं होगा, क्योंकि बर्निंग के लिए क्या ज़रूरत है, कंबशन चैप्टर में हमने किया था, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी है अगर वहाँ पर, तो अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं और वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, राइट। और क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
carbon monoxide is very harmful for us. So more than 180 different substances released into air. This is called air pollutants. टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल तो छोड़ो, टॉक्सिक है हमारे लिए, पॉइजनस, राइट. सो बिकॉज दे कॉज और माइट कॉज कैंसर और अदर ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स. टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स कैन ऑल्सो डैमेज आवर ऑर्गेनिजम्स. हमारी बॉडी में अगर हम लगातार इसी एटमॉस्फेयर में, इसी एनवायरनमेंट में ब्रीथ करते रहें, जिस सिटी में हम रहते हैं, तो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस इशू हो जाता है, एस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम. तो ये स्पेशली जो सिटीज़ में बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, राइट. सो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट इज रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन में. सम एयर टॉक्सिन्स कैन बी रिलीज फ्रॉम नेचुरल इवेंट्स सच एज फायर एंड इरप्टिंग वॉल्केनोज. ये नेचुरल है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली बर्न, सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. फॉर्म्स कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीजेज व्हेन कार्स आर स्टॉप्ड इन ट्रैफिक. ट्रैफिक में कार रुक गई है, रेड लाइट हो गई है, ट्रैफिक हो रहा है, आपके इंजन चल रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेनर्स रिलीज हो रही है और एनवायरनमेंट में मिल रही है. लो लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन हार्म पीपल विद द हार्ट डिजीजेस. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस एट हाई कॉन्सेंट्रेशन. बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये बहुत पॉइजनस है हमारे लिए, राइट. नाउ कम टू द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. हम बहुत ज़्यादा तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बट फिर भी जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. सो द ग्रीन हाउस इज अ कंस्ट्रक्ट यूज्ड इन द कोल्ड कंट्रीज फॉर ग्रोइंग ट्रॉपिकल प्लांट्स. ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो अर्थ पर या सीजनल भी होते हैं और अर्थ सरफेस पर ग्रो होते हैं. तो जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर ये इस तरीके से एक ग्लास हाउस बना दिया जाता है. इसमें क्या होता है, सनलाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास का बनाया जाता है. ये सनलाइट तो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन वो बाहर स्केप नहीं हो पाती है, तो अंदर ये गर्म रहते हैं और इसकी वजह से प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को वार्मथ भी चाहिए. So the walls and roof of the constructs are made up of glass. Glass allows light to pass through it, so the interior of the house will be hot, which the rays of the sun, right. So you may have experienced heat rays radiating from the hot objects. Heat rays cannot go out through the glass. Glass से बाहर नहीं जाती और अंदर ही रहती है. So hence the heat energy from the rays of the sun gets trapped inside. Gradually heat increases in the interior and the plants gets an atmosphere similar to the tropical region. Tropical region जैसा अंदर एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर जनरेट हो जाता है अंदर, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसको, मतलब जो हीट होती है वो स्केप नहीं हो पाती है, तो वो इस ग्लास हाउस के अंदर ही रहती है. तो ऐसा प्लांट्स को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर मिलने लगता है. सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. So like glass, certain gases like carbon dioxide and methane allow light ray to pass through but prevent heat rays from going out. So ये जा नहीं पाती हैं बाहर. So these gases are called greenhouse gases. यही अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है. तो ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज कम्स अंडर द ग्रीन हाउस गैसेस. ये क्या करती है, जब इनका एमिशन बढ़ जाता है, ये ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो अब क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर इन गैसेस को या इस हीट को स्केप नहीं करता, राइट. तो ये क्या होती हैं, अंदर ही रहती हैं, अर्थ के पास हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगी, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज हो रहा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस दैट हीट एग्जिस्ट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर. इसी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये हीट रहती है, और जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा तो नो डाउट टेम्परेचर भी हाई होगा. सो बट इफ द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस इंक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो इंक्रीजेज, और इसी फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. एंड ग्लोबल वार्मिंग एक
क्या है, लीड टू अनफोर्सीन नेचुरल क्लैमिटीज एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। इसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। सो अब आप देखो यहाँ पे व्हीकल से क्या निकल रहा है, बहुत सारा धुआं निकलेगा, तो इससे जो अब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं फैक्ट्रीज में तो धुआं निकल रहा है, ये इनसे निकल रहा है, फायर बर्न हो रही है इससे निकल रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स ये भी निकल रहे हैं। तो अब ये सारे क्या होंगे, ये सारे यहाँ मिक्स हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ऊपर जाएंगे, सनलाइट है, रिएक्ट करेंगे और ये क्या होगा, ट्रैप हो जाएगी ये हीट, राइट। सो हीट ट्रैप होगी और स्केप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा। सो लेट्स स्टडी अ केस, Taj Mahal. So the Taj Mahal, one of the 7 wonders of the modern world and India's greatest landmark, is in danger of being damaged by air and water pollution. Agra, where the Taj Mahal stands, has been polluted heavily by industries and traffic over the past decades, right? So यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। लीगल फैक्ट्रीज आर स्प्रिंगिंग अप around the Taj Mahal and uncontrolled construction around the monument seems to be endless. Groundwater levels are sinking because of the pollution. Population around आगरा, जो ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम हो रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज जब उसको रन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और जब फ्यूल बर्न होगा तो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे ही होंगे। 4 billion people is growing and need more and more water. The wooden foundations of the monument may collapse because they are becoming too dry. जो वुड से जो बेस बना हुआ है वो भी डैमेज हो सकता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। द यमुना रिवर, जो कि यमुना रिवर के बैंक पर आगरा सिचुएटेड है। यमुना दिल्ली से जब आगरा की तरफ जाती है, दिल्ली में यमुना का हाल बहुत ख़राब है, ये बिल्कुल ब्लैक वाटर हो चुका है यमुना का, राइट। सो द यमुना रिवर विच रन्स थ्रू आगरा इज heavily polluted by industries around the capital Delhi, which about 150 kilometers up the river. At the end of last century the government realized that growing problem and started a program to save the monument. Shiny white marble facade because it was turning yellow. जो अब गवर्नमेंट को समझ में आया, क्योंकि अब ताजमहल जो व्हाइट मार्बल था अब वो कैसा होता जा रहा है, धीरे 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 येलो में कन्वर्ट होता जा रहा है। सो ओवर $150 million were spent on the restoration but did not help much. इतना पैसा लगाया जा चुका है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है। सो corrosion has continued and acid rain, हमने डिस्कस किया था acid rain क्या होता है। Acid rain has also caused a change in the color of facade, right? So yeah, facade means कि overall look जो है बाहर से जो वो उसको फसाड बोला जाता है, तो फसाड का कलर है वो चेंज होता जा रहा है। सम इयर्स अगो रेस्टोरेशन एक्सपर्ट्स स्टार्टेड पुटिंग मड पैक्स अराउंड द फसाड टू ब्रिंग बैक द बिल्डिंग्स शाइनिंग वाइट कलर। तो बहुत सारे अब मेथड्स अप्लाई किए गए हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, अभी भी वो बाहर से येलो होता जा रहा है। द गवर्नमेंट एंड द सिटी अथॉरिटीज हैव टेकन मेजर टू प्रोटेक्ट इंडियाज ग्रेटेस्ट साइट। पॉल्यूशन स्टेशंस अराउंड आगरा मॉनिटर एयर क्वालिटी अराउंड द क्लॉक। कार ट्रैफिक हैज़ बीन बैंड विदिन 2 kilometers ऑफ द मॉन्यूमेंट। 2 किलोमीटर तक उसमें कार आप नहीं ले जा सकते, उससे पहले ही पार्किंग करा दी जाती है, right? So electric and battery driven cars and buses then take tourists to the site. So बहुत पहले ही आपकी कार पार्क करा दी जाएगी, व्हीकल्स पार्क करा दिए जाएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिकल बसेस या ई रिक्शाज ये सब चलते हैं जो आपको आगरा यानी मॉन्यूमेंट तक ले जाते हैं। अ नेचुरल गैस पाइपलाइन इज ऑल्सो इन डिस्कशन। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अराउंड आगरा शुड बी persuaded to change to cleaner forms of energy, right? तो ये एक एग्जाम्पल है, ये हमारा मॉन्यूमेंट है, ये भी बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स
की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से येलो होता जा रहा है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन इज सीन इन ट्रेसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। दिस गैस इज लार्जली फाउंड एट हाइट ऑफ अबाउट 20 to 25 kilometers in the atmosphere. Ozone layer absorbs harmful ultraviolet rays emitted by the sun. बस ये हमारे एटमॉस्फेयर से 20-25 किलोमीटर ऊपर की साइड होता है, तब ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज और ज़्यादा अर्थ पर आती तो टेम्परेचर और ज़्यादा होता और ये रेज हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। सो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज emitted by the sun, thus it prevents ultraviolet rays from the reaching to the earth and protects the earth. But when chlorofluorocarbons यानी कि CFC, right, so and the oxides of nitrogen reach the upper layer of the earth atmosphere, it causes the depletion of the ozone layer. so ozone layer में होल्स होते जा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बोन्स जो हमारे रेफ्रिजरेटर में, एसीज में इनको यूज़ किया जाता है, तो जब ये डिप्लीट होते हैं ये ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, ओजोन लेयर में होल्स बन रहे हैं। सो क्लोरीन फॉर्म्ड बाय द disassociation of CFC destroys the ozone layer. So CFCs are used in refrigerators, एयर कंडीशनर्स एंड परफ्यूम्स। तो यहाँ पे CFC को यूज़ किया जाता है। नाउ डेज कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल गैसेज आर बीइंग यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स इंस्टेड ऑफ CFC। अब थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा रहा है, जब पता है इतने ज़्यादा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, तो फ्रिज में और परफ्यूम्स में और इसके अलावा फ्रिज ACs में जो ये CFC को फिल किया जाता था, अब लेस हार्मफुल गैसों को फिल किया जा रहा है। सो वी ऑब्जर्व September 16 was the World Ozone Day to make people aware of the importance of the ozone layer and the problems caused by the ozone depletion. Now impact on health. हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं? सो यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल सफ़र द मोस्ट इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन. With the same amount of exposure to pollutants, young children get much bigger doses for their size than adults do. राइट, सो आप ये देखो इस तरीके से नेबुलाइज करना पड़ता है और नेबुलाइजर में भी मेडिसिन को डाला जाता है, एंड दीज आर स्टेरॉइड्स. सो यू कैन थिंक कितना मुश्किल होता है, कितनी अनईजीनेस होती है, कितना ब्रेथलेसनेस होता है. राइट, सो दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. Right, when a child is young, all of his or her organs including the brain still are developing. जब हम बच्चे होते हैं और धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन सब कुछ ग्रो करता है. अब वो ग्रो तो हो नहीं रहा, साथ में पॉल्यूशन भी अंदर आ रहा है. सो एयर पोल्यूशन कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ऑर्गन्स. सम ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय the air pollution, like excess concentration of carbon monoxide can cause headache, drowsiness and nausea. जब बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो सिर में दर्द रहे, आप ब्रीथ करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके सिर में क्यों दर्द है, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो इस वजह से होता है. और स्पेशली ये केसेस आपको देखने को मिलते हैं दिवाली के बाद, कुछ 2-3 दिन के बाद, जब बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स बर्न किए जाते हैं, तब ये सिनेरियो, तो वो स्मोक होता है. राइट, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सूट एंड कैन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन द एयर कैन कॉज इरिटेशन इन द आईज, नोज एंड थ्रॉट. इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. ये सब चीज़ें आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो दिवाली के नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप देखो, ये सब चीज़ें आपको फील होंगी. हेडेक भी होगा, आइज़ में, नोज़ में, थ्रॉट में इरिटेशन भी होगी, अनईजीनेस भी होगी, ड्राउजीनेस, नोजिया, ये सब कुछ होता है. राइट, सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कैन ऑल्सो कॉल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस नहीं आती है. So smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough in children. So ये सब consequences हैं एयर पॉल्यूशन के. नाउ प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, बहुत कुछ हमने सीख लिया, कैसे होता है, क्या हार्मफुल है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं.
अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. सो रिड्यूस द यूज ऑफ व्हीकल ईदर बाय रेस्टोरिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डेली ट्रांसपोर्टेशन और स्विचिंग ओवर फ्रॉम व्हीकल्स टू अदर मीन्स जैसे साइकिलिंग और वॉकिंग. अगर छोटे डिस्टेंस पे जाना है तो हम बाय वॉक जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है. इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं. एक पर्सन को ऑफिस जाना है, वो इतना लंबा उस कार को ड्राइव करके लेट्स से 15 किलोमीटर दूर है तो 15 किलोमीटर लेकर जाएगा, ट्रैफिक जैम में भी फंसेगा, रेड लाइट पर भी होगा. कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है. कंपैरेटिवली अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है. इसके अलावा पूलिंग कर सकते हैं, हम व्हीकल पूलिंग कर सकते हैं और बाकी तो है कि हम साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं. सो इफ द यूज ऑफ व्हीकल्स इज इनएविटेबल, मेक श्योर दैट यू यूज इट एफिशिएंटली, ड्राइव विद इन द speed limit recommended by the manufacturer, turn the engine off at red light and make sure that you maintain your vehicle. So vehicle की सर्विसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम टू टाइम व्हीकल सर्विस के लिए भेजने चाहिए. रेड लाइट पर इंजन को ऑफ कर देना चाहिए. और इसके अलावा हमें जो डिफाइंड स्पीड है, जो मैन्युफैक्चरर जिस कंपनी का आपने व्हीकल लिया है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसी स्पीड पर आप रिकमेंडेड स्पीड पर ही उसको ड्राइव करो. Implement practices such as carpool wherein you take turn using your vehicles in your neighborhood or workplace. Simple but effective measure when it comes to the vehicle pollution. We have already discussed this point. Resort or alternative energy resources such as solar power and wind power पे हमें मूव करना चाहिए. हम fossil fuel से हटकर हमें इन जो नेचुरल रिसोर्सेज जो विंड एनर्जी है या सोलर पावर है उस पर मूव करना चाहिए. दे आर मच मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड क्वाइट एफिशिएंट एज वेल. नेक्स्ट इज डू नॉट बर्न द वेस्ट जनरेटेड इन योर होम्स, इंस्टेड रिसोर्ट टू देयर means to garbage disposal. The same rule implies when it comes to the disposal of your garden waste. लोग क्या करते हैं, गार्डन से जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसको जला देते हैं, बट ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट जब क्रॉप्स कटती हैं तो क्रॉप्स कटने के बाद न्यू क्रॉप्स को यानी फील्ड को प्लो करने से पहले भी जितना बचा हुआ होता है उसको जला दिया जाता है, जिसको पराली बोला जाता है. और वो कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करती है, राइट. सो अ बेटर वे आउट इज़ टू ऑप्ट फॉर ट्रेडिशनल मेथड सच एज कंपोस्टिंग. अगर गार्डन वेस्ट निकल रहा है तो उसको कंपोस्ट किया जाए, और बल्कि उससे क्या होती है, खाद बनती है, राइट, मेन्योर बनता है. और ये जो मेन्योर है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इन्हांस करता है, राइट. तो हम इसको कंपोस्ट बनाएं और इसको हम जलाएं ना. Next is when you breathe polluted air, impurities will also get into the respiratory organs. So this affects our respiratory organs adversely. What are the organs that take part in the respiration? Windpipe है, lungs है, nose है, ये सब हमारे respiration का पार्ट है. तो क्या होता है, ये सब जो pollutants हैं वो इन सब को भी डैमेज करते हैं. Now come to the water pollution. वाटर पॉल्यूशन क्या है, वी ऑल नो. वाटर जब कंटामिनेट हो जाता है, इट इज़ नॉट सेफ टू यूज, then means water is polluted. All organisms need water. Plants need water to make food from sunlight. photosynthesis के लिए पानी ज़रूरी होता है. हमारे लिए पानी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी पानी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी पानी ज़रूरी है. Some animals such as fish, frogs and whales live in the water. तो एनिमल्स aquatic लाइफ जिसको बोला जाता है, यानी पानी के अंदर भी रहते हैं. What about you? You cannot live without drinking water. What happens if the water is not clean? तो आप क्या गंदा पानी पीना पसंद करोगे? Nobody wants to drink dirty water, क्योंकि contaminated water अगर आप consume करते हो तो आपके अंदर waterborne diseases का खतरा बढ़ जाता है. So polluted water contains chemical and organisms that can cause diseases or bring death to many living things. So some of the polluted water will eventually flow into the earth's ocean. The substances that pollute water are called water pollutants. जैसे air pollutants की बात की थी, similarly जो particles होते हैं, जो solid particles होते हैं, जो water को
डैमेज करते हैं, वाटर को कंटामिनेट करते हैं, उनको वाटर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल है। सो कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। डोमेस्टिक सीवेज, सो सीवेज वी ऑल आर क्लियर अबाउट सीवेज। सीवेज जितना भी गंदा चीज़ें जो हम पानी में बहाते हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो या फिर जब हम घर में अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं या क्लीनिंग होती है, मोपिंग होती है, इसके अलावा हमारे जो वॉशिंग मशीन्स हैं यानी जो हमारे क्लोथ्स हैं वो वॉश होते हैं, हम खुद नहाते हैं, कितना सारा केमिकल, हम शैम्पू, साबुन, जो हम बहुत सारी चीज़ें वी आर यूजिंग इट, राइट। तो ये सब कहाँ जाती हैं? पानी में ही तो जाती हैं और इसी पानी को सीवेज बोलते हैं। इसमें ऑयल भी मिक्स होता है, जो घर में यूज़ जो ख़राब ऑयल होता है वो भी लोग क्या करते हैं, ड्रेन्स में बहा देते हैं। तो सब कुछ कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सीवेज। सो डोमेस्टिक सीवेज यानी जो घरों से निकला हुआ गंदगी होती है लिक्विड फॉर्म में, उसको डोमेस्टिक सीवेज बोला जाता है। एंड आर रिलीज टू हार्मफुल वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो ये डोमेस्टिक सीवेज है जो घरों से निकलता है, और जो फैक्ट्री से गंदा केमिकल वाला पानी निकलता है इसको भी सीवेज बोलते हैं। आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड शिपिंग ऑपरेशंस, लीकेज ऑफ ऑयल्स। तो जब हम कहाँ से निकालते हैं पेट्रोल, क्रूड ऑयल कहाँ से निकालते हैं? हमने डिस्कस किया था फॉसिल फ्यूल के चैप्टर में। तो जो ओशन बेड होता है वहाँ नीचे पहले तो डिटेक्ट किया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि हाँ यहाँ पर फॉसिल फ्यूल यानी कि क्रूड ऑयल प्रेजेंट है, तो उसको क्या करा जाता है? डिग किया जाता है पानी के अंदर, और डिग करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अब क्या होता है? लीकेज भी तो होगी ना पानी के अंदर, ऑयल पानी में भी तो स्पिल होगा, तो ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देगा। सो रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड सी वाटर। सो नेचुरल फिनोमेना लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस आर आल्सो कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि जो लावा होता है वो बहकर कहीं पर भी स्प्रेड हो सकता है, पानी में भी मिक्स हो जाता है, तो ये भी पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मैनी स्ट्रीम्स एंड लेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर पॉल्यूटेड इनटू सम वे, इवन स्ट्रीम्स दैट लुक क्लियर एंड स्पार्कलिंग माइट नॉट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो जो हम पानी हमें दिखता है साफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ भी हो पीने के लिए। क्लीन होना और सेफ होना दोनों अलग चीज़ें हैं। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन दैट एंटर्स वाटर फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। किसी एक जगह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं पानी में, उसको हम बोलेंगे पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। सच एज ड्रेन पाइप्स और डिचेस। जो हम क्या करते हैं, जो अपने ड्रेन पाइप्स होते हैं, जो ड्रेन के होते हैं, फैक्ट्रीज में स्पेशली ये ज़्यादा होता है, जहाँ से वेस्ट जो होता है वो सीधा रिवर्स में बहा दिया जाता है, उनको ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको डायरेक्ट वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सो पॉल्यूशन फ्रॉम पॉइंट सोर्सेज कैन बी कंट्रोल्ड और ट्रीटेड बिफोर द वाटर इज रिलीज टू द वाटर बॉडीज। तो इसमें क्या है, इसका प्रिवेंटिव मेजर है कि या तो इन ड्रेन्स को बंद कर दिया जाए और उसके बाद जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाए, और ट्रीटमेंट प्लांट से वो वाटर ट्रीट होकर जब निकलेगा तब उसको रिवर के पानी के साथ आप मिक्स कर सकते हो। हाउएवर मेनी टाइम्स वाटर बॉडीज बिकम पॉल्यूटेड एंड नो वन नोज एग्जैक्टली वेयर द पॉल्यूशन केम फ्रॉम। पता ही नहीं होता कहाँ से आ रहा है पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन दैट एंटर्स अ बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम अ लार्ज एरिया सच एज लॉन्स, construction sites and road, this is called non-point source. So non-point source का मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। So non-point source also include pollutants in rain or snow, right? Next is agriculture से भी waste निकलता है। Farmers apply pesticides which are substances that destroy pests to keep insects and weeds from destroying their crops. तो pesticides spray किए जाते हैं। When farmers and homeowners apply pesticides to their crops and lawns, some of the chemical runs off into the water. So जिनके gardens हैं वो भी तो pesticide यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, ये सब पानी के साथ बहकर कहाँ चला जाता है?
ड्रेन्स में आ जाता है और वो इनको पल्यूट करता है. सो दीज केमिकल्स माइट बी हार्मफुल टू पीपल एंड अदर ऑर्गेनिज्म सच एज द फ्रॉग इन द फिगर. तो आप देखो इसकी एक लेग ही नहीं है, ठीक है, और इसका एक हैंड भी नहीं है, राइट. तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं उनके लिए भी हार्मफुल है और साथ साथ हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल है. रिसर्च सजेस्ट दैट सम पेस्टिसाइड्स इन द एनवायरनमेंट कुड लीड टू द डिफॉर्मेलिटीज इन फ्रॉग्स सच एज मिसिंग लेग्स, राइट. तो ये प्रॉब्लम्स देखो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को तो नुकसान दे ही रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इवन प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी harmful है. Fertilizers and chemicals that help plants to grow, however, rain washes away as much as 25% of the fertilizers applied to the farm and yards into the ponds, streams and rivers. So fertilizers और manure का difference भी हमें पता है. So fertilizers जो होते हैं वो chemical based होते हैं, यानी synthetic होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और अगर इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं और ये पानी के साथ बहकर वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन इंक्रीज होता है. फर्टिलाइजर्स कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस that algae living in water used to grow and multiply. तो क्या होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ही बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए, राइट. सो लेक्स और पोन्स विद द हाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लेवल्स कैन चोक्ड विद एल्गे. व्हेन एल्गे डाई द डिकम्पोज ऑक्सीजन इन द लेक इज यूज्ड अप मोर रैपिडली. तो एल्गे को नुकसान होता है क्योंकि ये जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का लेवल पानी में बढ़ जाता है तो एल्गे की ग्रोथ रुक जाती है, राइट. सो दिस कैन कॉज फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स टू डाई. अर्थ नाइट्रोजन साइकिल इज मॉडिफाइड व्हेन फर्टिलाइजर्स एंटर द वाटर सिस्टम. तो ये इतने नुकसान हैं हमारे इसके chemicals के. Human waste, so when you flush a toilet or take a shower, the water that goes into the drains, this is called sewage, we have already discussed, contains human waste, household detergents and soaps. Human waste contains harmful organisms that can make the people sick. So सब कुछ केमिकल से बना हुआ है जो हम यूज़ कर रहे हैं. इनफैक्ट परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, सोप्स यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं और हम यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए भी जो बार्स लेते हैं जिससे हम क्लीन करते हैं अपने यूटेंसिल्स. इनफैक्ट फ्लोर क्लीनिंग के लिए फिनाइल और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, वो सब केमिकल से मिलकर बनती हैं. नाउ मेटल्स, मैनी मेटल्स सच एज मर्क्यूरी, लेड, nickel and cadmium can be poisonous even in small amount. For example, lead and mercury in drinking water can damage the nervous system. However, metals such as these are valuable in making items you use such as paints and stereos, right. So इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है जब ये चीज़ें बहाई जाती हैं पानी में तो ये पानी को किस लेवल तक कंटामिनेट करती हैं. सो बिकॉज मेटल्स रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेटल रिलीज मैनी ईयर्स अगो स्टिल आर पॉल्यूटिंग बॉडीज ऑफ द वाटर टुडे. बहुत साल पहले अगर मेटल पानी में रिलीज हुआ है वो आज तक डैमेज कर रहा है. ऑयल एंड गैसोलाइन, सो ऑयल एंड गैसोलाइन रन्स ऑफ रोड्स एंड पार्किंग लॉट्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स व्हेन इट रेन्स. तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब बारिश होती है उसके साथ भी बहकर पानी में मिल जाती है, चाहे वो सीवेज में मिले, चाहे वो रिवर्स में मिले, और फिर पानी अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, सी में मिक्स हो जाता है. सो दीज कंपाउंड्स कंटेन पॉल्यूटेंट्स दैट माइट कॉज कैंसर. गैसोलाइन इज स्टोर्ड एट गैस स्टेशंस इन टैंक्स बिलो द ग्राउंड. जो आप पेट्रोल स्टेशंस देखते हैं, जब हम पेट्रोल फिल कराते हैं, डीजल फिल कराते हैं, तो उनके जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिसके अंदर वो पेट्रोल और डीजल फुल होता है, वो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं, ठीक है. तो ज़मीन के अंदर दबे होने की वजह से अगर कहीं से ज़रा सा भी लीकेज है वो पता तो चलेगा नहीं, बट वो लीक करके कहाँ जाता जा रहा है,
अर्थ में नीचे जाता जा रहा है और हमारी धीरे धीरे करके ये वाटर बॉडीज तक पहुंच जाता है. So in the past the tanks were made up of steel. Some of these tanks rusted and leaked gasoline into the surrounding soil. पहले स्टील के बनाए जाते थे. स्टील के बनाने से क्या होता था कि आयरन का कोरोजन तो डेफिनेटली होता है, तो इसकी वजह से क्या होता था, वो लीकेज हो जाता था और जो फैल जाता था नीचे अर्थ में. सॉइल एंड ग्राउंड वाटर. एज अ लिटिल एज 1 gallon ऑफ गैसोलाइन कैन मेक एन एंटायर सिटी वाटर सप्लाई अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. 1 लीटर अगर गैसोलाइन है, एक गैलन, 1 गैलन की बात हो रही है, तो 1 गैलन जो गैसोलाइन है अगर वो उसमें लीकेज हुआ या इतना लीक हो गया तो वो पूरे के पूरे शहर का जो पानी है उसको गंदा कर सकता है, वो पीने लायक नहीं बचेगा. सो दीज थिंग्स आर दैट मच हार्मफुल. और बर्न होने के बाद एयर पॉल्यूशन होता है, राइट. पहले इसको जब यूज़ किया और जब डिग करते हैं तब भी पानी के अंदर लीकेज हो जाती है. बाहर लेकर आते हैं, बाहर लेके आने के बाद रिफाइनरी के बाद, रिफाइन होने के बाद रिफाइनरीज में जाता है, रिफाइन होता है और उसके बाद फिर हमारे यूज़ के लिए बनता है, व्हीकल्स के लिए. और उसमें भी बहुत बार क्या होता है, ऐसे ही स्पिल हो जाता है, या और पेट्रोल पंप्स जो होते हैं वहाँ पर नीचे बहुत बड़े डिगिंग करके वहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है. अगर वहाँ पर भी लीकेज हो तो वो भी नुकसान करता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. क्या क्या इफेक्ट्स हैं? वाटर, वेस्ट वाटर कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स लाइक आर्सेनिक एंड फ्लोराइड दैट कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ. तो ये केमिकल्स हैं, कौन कौन से? आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ऑयल स्पिल्स ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट मरीन लाइफ बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो जब ये ऑयल है, क्रूड ऑयल अगर पानी में मिक्स हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि ये तैर के ऊपर आ जाता है ना, हल्का होता है पानी से, तो ये ऊपर आ जाएगा. और अगर ऊपर एक ऑयल की सरफेस आ गई तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक्वेटिक लाइफ क्या होगी, मरीन लाइफ क्या होगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे. सनलाइट, ऑक्सीजन एंड सनलाइट रिजल्टिंग इन द किलिंग ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो पानी में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, क्योंकि ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर आ गई है ऑयल की, जिसकी वजह से सनलाइट ट्रैप अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और एयर ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट हो जाएगा, तो क्या होगा, मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी. कंजप्शन ऑफ पोल्यूटेड वाटर कॉजेज वाटरबॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलेरा, डायसेंट्री एंड जॉन्डिस. Wastewater that is discharged from the thermal power plants is very hot. तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो भी फॉसिल फ्यूल यूज़ करके, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स बोलते हैं इनको, तो वहाँ पर भी वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है. इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर बॉडीज. दिस एडवर्सली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ. तो इतने सारे नुकसान हैं. नाउ प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. डोंट डिस्पोज ऑफ पेंट्स, ऑयल, पॉलिश एंड अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इन द टॉयलेट, सिंक और डाउन द ड्रेन. सो नालियों में कभी नहीं बहाना चाहिए. केमिकल्स हो गए, पेंट हो गए, ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं वो, ये सब चीज़ें कभी भी ड्रेन्स में नहीं बहानी चाहिए. यू शुड ऑल्सो स्टोर देम प्रॉपरली सो दैट दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर इवन एक्सीडेंटली. गलती से भी ये पानी में मिक्स ना हो. सो डू नॉट थ्रो ट्रैश इन एनी वाटर बॉडी और नियर दोज प्लेसेस. गंदगी भी इधर उधर फेंके ना. सो इफ़ यू लिटर इन एनी सच प्लेसेस then make sure that you collect them and throw them in the bin. You should also ensure that other people also do not spread litter, otherwise the litter will end up in the sewers and ultimately in the seas and lakes. So क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सपोज हमने टॉफ़ी खाया तो टॉफ़ी का रैपर हमने क्या करा, ड्रेन में फेंक दिया. इसके अलावा चिप्स खाए, वेफर्स खाए, तो हमने उसके जो ऊपर के पैकेट्स हैं उसको ड्रेन में फेंक दिया. तो क्या होगा, एक तो ड्रेन स्टॉक होंगी, दूसरा ये अगर ड्रेन चल रही हैं
तो चलते 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 रिवर तक में पहुंच जाता है, रिवर तक के पानी को कंटामिनेट कर देता है। तो हमें गंदा नहीं करना चाहिए पानी को, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी मना करना चाहिए दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। Next is adopt a recycling lifestyle. You should also use environmental friendly household products that can be recycled. Such products ensure minimal wastage and thus help in keeping the environment clean and unsoiled. For your garden and plants, use organic fertilizers, जो कि हम खुद भी बना सकते हैं, गार्डन वेस्ट से घर में बनाया जा सकता है बहुत इजीली। और आपके फ्रूट वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं उसको आप यूज़ करके घर में बहुत अच्छा मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। विद इन अ मंथ ये प्रोड्यूस हो जाता है। सॉइल फर्टिलिटी इन्हांस करता है, केमिकल का यूज़ नहीं होने देता, राइट। सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हम घर पे भी बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का तो सब्स्टिट्यूट मैन्योर है, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी हम नेचुरल चीज़ों से बना सकते हैं। ऑल्सो डोंट ओवर वाटर द लॉन्स एंड द गार्डन में पानी इकट्ठा ना होने दें, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। इन दिस वे पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट गेट इनटू द सिस्टम ड्यू टू रन ऑफ्स। Now avoid water wastage. Make sure that there are no drips and leakage in the house plumbing. Saving water will ultimately lead to the reduction of water that flows into the sewage treatment. अब पानी अगर बह रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, नल चल रहा है, लीक हो रहा है, कभी कभी हमारे जो टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर लीकेज बहुत होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, करा लेंगे। अब वो फ्रेश पानी कहाँ मिक्स हो रहा है? ड्रेन से होता, वो कहाँ चला जाएगा? फाइनली पाइप से होता हुआ ड्रेन्स में मिक्स हो जाएगा, और वो भी सीवेज, क्योंकि पानी ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो सीवेज वाटर है। तो अगर साफ पानी भी उसमें मिलेगा तो वो भी तो सीवेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। व्हेन वाटरिंग द गार्डन, डू नॉट डू इट विद द बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ होज। होज क्या होता है? उसको आप एक नोजल सॉर्ट ऑफ होता है, उसको आप लगाओगे तो वो प्रेशर से पानी आता है और ज़्यादा पानी स्प्रिंकल होता है। ओवर वाटरिंग करने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि पानी फिर क्या होता है, बहकर ड्रेन्स में ही आ जाता है। तो ओवर वाटरिंग ना करें, होज को यूज़ करें। Also, it is better to sweep the driveway instead of hosing it down. So in the way, along with the saving water, you will also prevent the polluted water from running to drains or nearby water sources. Now, potable water, ये क्या होता है? Water which is suitable for drinking, it is called potable water. So have you seen now various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into the rivers. तो जो ये सीवेज वाटर होता है, ये ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है, वहाँ पर इसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, और उसके बाद इस क्लीन वाटर को वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है। सो सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज़ ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड्स। और ये बहुत एक्सपेंसिव है, हर जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, बट हर जगह पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो सीवेज है ड्रेन्स के थ्रू उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है, एंड देन उसको ट्रीट किया जाता है। सो यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। हम घर पे फिल्टर यूज़ करते हैं, राइट, तो वहाँ पर वाटर फिल्टर हो जाता है। सो दिस इज़ द फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ कैंडल टाइप फिल्टर, राइट। तो हम घर पे क्योंकि कम यूज़ का पानी होता है इसलिए हम उसको फिल्टर करके यूज़ करते हैं। मैनी हाउस होल्ड्स यूज़ बॉइलिंग एज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। जब आप पूल्स में जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, तो वो बहुत पानी जो है वो बार बार चेंज नहीं किया जाता, उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है, और फिर जो आपका जो गंदगी होता है वो वाटर के ऊपर आ जाता है और उसको अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। सो क्लोरिनेशन इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड। ये एक केमिकल मेथड है फॉर प्योरीफाइंग वाटर। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर। दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, या तो क्लोरीन टैबलेट्स को यूज़ किया जाए या फिर ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाए। टू द वाटर वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। जितनी दी हैं
बताई गई हैं, जितनी रिकमेंडेड है सिर्फ उतनी ही यूज़ करनी है। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो हम भी क्या कर रहे हैं, केमिकल्स को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये। In most cities and towns, underground pipes takes the water to use from our home to the sewage treatment plants. जो हमारी ड्रेन्स में पानी होता है, सीवेज होता है, उसको पाइप्स के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स तक ले जाया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिमूव पॉल्यूशन यूजिंग सेवरल स्टेप्स। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। दीज स्टेप्स प्यूरिफाई द वाटर बाय रिमूविंग सॉलिड मटीरियल्स फ्रॉम द सीवेज। तो सबसे पहले तो सॉलिड को ही सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं। वहाँ से पहले और मोटी चीज़ें अलग की जाएंगी, फिर उससे और छोटी, फिर तीसरी बार और किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद हार्मफुल बैक्टीरिया को किल किया जाता है एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये वाटर पंप हैं, डिफरेंट आपके इसमें स्टेप्स हैं जो कि होते हैं। और फिर फाइनली इसमें बायोगैस भी बनता है। जो स्लज बच जाता है, जो सॉलिड वेस्ट बचता है, उससे बायोगैस भी बनाई जाती है। तो उसकी पाइपलाइन अलग होती है, वो बायोगैस अलग सप्लाई की जाती है। और फिर जब पानी में फिर सबसे लास्ट में क्लोरीन भी ऐड किया जाता है ताकि पानी में इन्फेक्शंस वाले जो भी जर्म्स हैं वो सब मर जाएं, और फिर इस क्लीन वाटर को दोबारा से रिवर्स में डाल दिया जाता है। सो एज एन इंडिविजुअल लेवल वी शुड ट्राई टू सेव वाटर बाय फॉलोइंग द मंत्रा टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी 3R। So reduce the wastage of water by taking a bath using a bucket and mug, not taking a shower. शावर ना लेकर हम बकेट और मग से नहाएं, वो ज़्यादा बेटर है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है। रीयूज़ द वाटर यूज टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू वाटर द प्लांट्स। रीयूज़ का मतलब होता है कि पानी को दोबारा इस्तेमाल करना। हम एक जगह क्या कहते हैं, हम जैसे हमने कोई भी पल्सेस वॉश की, दालें हम वॉश करते हैं, उस पानी को बकेट में कलेक्ट कर लो, या राइस आपने वॉश किए, या फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स आपने वॉश किए, तो उस पानी को आप कलेक्ट कर लो एक बकेट में, और फिर उस पानी को आप प्लांट्स को दे सकते हो, राइट। इनफैक्ट अब जो फिल्टर्स का ऑप्शन चल रहा है, हम घर में वाटर फिल्टर यूज़ करते हैं, उसमें भी वाटर बहुत सारा निकलता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। उस पानी को भी हम एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस वाटर फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग द हाउस। इन सब चीज़ों में, कार वॉश कर लो, इन सब चीज़ों में, बट डोंट वेस्ट द वाटर। उस पानी को रीयूज़ कर सकते हैं। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ। सिमिलरली जब शेविंग करते हैं तब भी हमें टैप्स को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सो गेट अ लीकिंग टैप और पाइप रिपेयर्ड। ऐसा ना हो कि लीकेज हो रही है तो होती जा रही है। नेक्स्ट इज रिसाइकिल वाटर सो दैट इट कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स एटसेट्रा। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बारिश से जो पानी आता है उसको भी कलेक्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर हमारे घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, विच डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट एबल टू स्टोर द वाटर। उसके लिए आप बड़े बड़े कंटेनर्स आप ओपन एरिया में रख सकते हो, या जहाँ से आपकी पाइपलाइन आती है, जहाँ से वाटर फ्लो होता है, उसके नीचे आप रख सकते हो। यू कैन कलेक्ट दिस वाटर एंड री यूज दिस, राइट चिल्ड्रन। तो बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं और हमें वाटर को बहुत वाइसली यूज करना चाहिए। इट इज आवर लाइफलाइन। So children, here we have new words and summary points. We have already discussed them in detail. You can go through these points. Now directly come to the exercises. So first is choose and tick the correct options. Which of the following is responsible for depletion of ozone layer? तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से हो रहा है? CFCs की वजह से, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज बीइंग यूज्ड एज द पॉल्यूशन फ्री फ्यूल? पॉल्यूशन किस में कम है? जो CNG, क्योंकि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? तो क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए।
Children, fourth statement is water pollution leads to eutrophication. Eutrophication क्या होता है कि पानी में जब कंटामिनेशन इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करते हैं, एल्गेज की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. तो वाटर कंटामिनेट ज़्यादा लेवल पर होता है. सो दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन. फाइंड द ऑड वन आउट. कॉलेरा, asthma, jaundice and typhoid. So asthma is the odd one out because it is because of the pollution, air pollution, right? और cholera, jaundice and typhoid ये waterborne diseases होती है. Now next is fill in the blanks. First blank is pollutants are the substances which contaminate air and water. Pollution affects animals, plants and human beings. Next one is carbon dioxide gas is mainly responsible for greenhouse effect. Next one is Kanpur is one of the most polluted town in UP. And the last one we get our drinking water from taps. और mainly जो taps में पानी आता है वो rivers से, pond से, lake से ही लाया जाता है. Next is true and false statement. First statement, carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of fuels. This is correct. As I already discussed with you, जब fossil fuels को burn किया जाता है तो emission होता है. अगर complete combustion होगा तो carbon dioxide बनेगा. Incomplete combustion के केस में carbon monoxide form होता है, which is very very harmful for us, right? Air pollution is only caused by natural sources. So this statement is false. क्योंकि नेचुरल सोर्सेज के अलावा आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सोर्सेज भी हैं जो पॉल्यूशन करते हैं. पोर्टेबल वाटर हैज़ अ डिस्टिंक्ट स्टेट. सो दिस इज फॉल्स. ऑयल स्पिल्स हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ. सो दिस इज फॉल्स. पॉजिटिव इफेक्ट नहीं, नेगेटिव इफेक्ट आता है. कंजर्विंग वाटर हेल्प्स टू रिड्यूस pollution. This is true, right children? So that's it for this chapter and this book is over. We'll meet in the next session. Till then, stay tuned for the next videos. Bye children.